Meiosis. Meiosis, it is the type of cell division in which a single diploid parent cell it divides into four haploid daughter cells or gamete is called meiosis. चाहे वो meiosis हो या mitosis हो, जो भी parent cell जो सेल डिवीजन में इंटर होती है या सेल साइकिल में इंटर होती है, तब बिफोर द सेल डिवीजन दैट सेल इट मस्ट बी डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। वो सेल जो होती है उसने अपना जीनोम डुप्लीकेट करना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। विदाउट डुप्लीकेशन ऑफ द जीनोम देयर जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू देयर डॉटर सेल्स। डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। इस वजह से इसी वजह से जो है मियोसिस या माइटोसिस होने से पहले जो भी सेल्स होते हैं उनमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनमें क्या होना जरूरी होता है, उनमें जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉइड यानी जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो इसी को हम डिस्कस करते हैं। सो मियोसिस जो होती है, दिस मियोसिस प्रोसेस इट वाज डिस्कवर्ड बाय द फार्मर एंड द मोर। इन्होंने इस मियोसिस को डिस्कवर किया था। सो मियोसिस का मीनिंग क्या है ये हमने आपको बताया। इसमें एक सिंगल डिप्लॉइड सेल होती है जो फोर हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। द सेल विच पार्टिसिपेट इन मियोसिस दैट सेल इज नोन एज मियोसाइट, जो हमेशा डिप्लॉइड होती है। Meiosis does not occur in haploid cell because the haploid cell does not contain the homologous chromosomal pair to get separate into the daughter cells. इस वजह से मियोसिस जो है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में पाई जाती है, हैप्लॉइड सेल में नहीं पाई जाती। So meiosis process it is complete in two step, meiosis first and meiosis second. meiosis first इसे हम हेटेरोटाइपिक डिवीजन कहते हैं और मियोसिस सेकेंड को हम होमोटाइपिक डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जो माइटोसिस से रिजेंबल्स होती है। सो व्हाई द मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड द हेटेरोटाइपिक डिवीजन या फिर इसे रिडक्शन डिवीजन भी आप कह सकते हो। कैसे? द डिप्लॉइड मियोसाइट दैट कंटेन द डबल क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ओके, क्योंकि एस फेज से होकर ये सेल आती है, इस वजह से इनमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर तो होता ही है मगर डीएनए की क्वांटिटी 4C होती है, 4C। देन दिस मियोसाइट इट डिवाइड्स into two daughter cell during meiosis first, and each daughter cell contain haploid genome, haploid chromosome number। इसीलिए meiosis first को हम heterotypic division कहते हैं या फिर इसे आप reduction division भी कह सकते हो। और इन्हीं दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फिर इक्वेशनल डिवीजन होता है मियोसिस सेकेंड में, और फोर हैप्लॉइड गैमेट्स या फिर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इसी वजह से मियोसिस सेकेंड को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जो माइटोसिस की रिजेंबल्स है। देन सो मियोसिस फर्स्ट जो है इसे हम और डिवाइड करते हैं, दो इंपॉर्टेंट स्टेप में ये कंप्लीट होती है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। meiosis second जो है it completes in karyokinesis second and cytokinesis second। in karyokinesis meiosis second completes in karyokinesis second and cytokinesis second। then यहाँ पर meiosis first में karyokinesis first में एक न्यूक्लियस के एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का डिवीजन दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस में हो जाता है, और आफ्टर साइटोकाइनेसिस टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम ए डिप्लॉइड मियोसाइट सेल। तो ये मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का ये रोल है। देन मियोसिस सेकेंड इट कंप्लीट इन कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड। कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में क्या होता है, ये जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है इनका न्यूक्लियर डिवीजन होकर फोर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, और साइटोकाइनेसिस सेकेंड होकर दो सेल के चार सेल हो जाते हैं। सो इस तरह से ये प्रोसेस को हमें आज डिस्कस करना है। तो मियोस कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को हमें डिस्कस करना होगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सी है? द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज प्रोफेज फर्स्ट। ये क्यों है? क्योंकि
प्रोफेज फर्स्ट जो प्रोसेस होती है, इस फेज में और 5 इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन पांचों की वजह से ये प्रोफेज फर्स्ट जो है, इनका ड्यूरेशन मियोसिस में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड का हो जाता है। देन karyokinesis second, it is divided into prophase second, metaphase second, anaphase second और telophase second। तो हमें इन सभी फेजेस को डिस्कस करना है, फ्रॉम प्रोफेज फर्स्ट अप टू द साइटोकाइनेसिस सेकेंड। तो ये इन सभी प्रोसेस में क्या होता है, वही ये मियोसिस प्रोसेस होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी प्रोसेस के बारे में। सबसे पहली प्रोसेस दैट इज प्रोफेज फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, प्रोफेज फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। एक बात हम आपको बता दें, इन सभी फेज में, इन सभी प्रोफेज फर्स्ट के जितने भी फेज है, इन सभी की अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? इस लेप्टोटीन को हम लेप्टोनेमा भी कहते हैं। It is also known as leptonema, and in this leptonema, a bouquet-like appearance of the chromosomes can be seen. Then zygonema, zygotin को हम zygonema भी कहते हैं, and in this zygonema, the synapsis occurs. What is meant by synapsis? Synapsis का मतलब होता है the pairing of homologous chromosome. Pairing of homologous chromosome occurs in zygonema. zygonema में homologous chromosomes की pairing नजर आती है। ओके इस वजह से इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। देन अगला पॉइंट, सो पैचिटिन, पैचिटिन को हम पैचिनेमा भी कहते हैं, और इस पैचिटिन में हमें नजर आएगा क्रॉसिंग ओवर फेनोमेना, और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स में वेरिएशन क्रिएट होते हैं। इस पैचिनेमा में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट factors or important process by means of which genetic variation created, जिनकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है, उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देन डिप्लोटीन में हम डिस्कस करेंगे कि एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइज्मा कहते हैं। उस काइज्मा का हमें अपीयरेंस होगा डिप्लोटीन स्टेज में, और इसी डिप्लोटीन स्टेज में डी सिनेप्सिस प्रोसेस होगी। ये क्या होगी, उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके देन डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस ये जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होता है। ये टर्मिनलाइजेशन होते समय दो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस में यानी जाइगोटिन में जो एक साथ आए थे, वो सेपरेट हो जाएंगे। सो इन सभी प्रोसेस को हमें डिस्कस करना है, तो वन बाय वन ये सभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली प्रोसेस दैट इज प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, प्रोफेज फर्स्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो फेजेस है, वो कौन से हैं उसके बारे में देख लीजिए। सो प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले लेप्टोटीन फेज कैसे होती है उसे हम देखेंगे। जो डिप्लॉइड सेल जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है, उसे हम मियोसाइट कहते हैं। इस डिप्लॉइड सेल में आपको नजर आ रहा होगा टू पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए, ये एक रेड कलर का जो क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ये सपोज ये मैटरनल क्रोमोसोम है, और उसी का होमोलॉगस क्रोमोसोम ये ब्लू वाला है, जिनकी लेंथ सेम है। ठीक है, तो इसे हम पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे, यानी वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और जो सेकेंड पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, वह है ये दिस वन ब्लू और ये रेड वाला। ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस पेयर है। तो इस तरह से ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4 वाली जो मियोसाइट है, इनमें डीएनए कॉन्सेंट्रेशन 2c है, जो मियोसिस में इंटर होने से पहले यहाँ पर विदाउट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर 2c concentration becomes 4c. How does it is taking place? It is taking place due to the synthesis phase.
So this myocyte, before entering into the meiosis, it enter into the G1 phase, S phase and G2 phase, that is ये इंटरफेज में इंटर होती है। और इस इंटरफेज में इनमें इस इंटरफेज में इनमें इनका जो डीएनए डुप्लीकेशन हो जाता है और इनके जो सेंट्रोसोम्स होते हैं इनका भी डुप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर सेम है मगर डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है। सो ये है इंटरफेज से गुजरी हुई मियोसाइट सेल जिसका क्रोमोसोम नंबर तो 2n इज इक्वल टू 4 ही है मगर डीएनए कॉन्सेंट्रेशन डबल हो चुका है। इस तरह से जो भी डिप्लॉइड सेल मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है उनमें डीएनए रिप्लिकेशन होना जरूरी होता है और वह हमेशा मियोसाइट सेल डिप्लॉइड होती है। अब डिस्कस करते हैं इस प्रोफेज फेज को। द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज लेप्टोटिन फेज। इस लेप्टोटिन फेज में ये जो थिन क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट जो है उन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये सारे क्रोमैटिन ये जो सारे क्रोमैटिन है वह एक सेंट्रोसोम जहां पर होता है स्पेशली वहां पर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और सेंट्रोसोम जो होते हैं जिनका डुप्लीकेशन हुआ है इंटरफेज में वह एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। देन ऑल दीज क्रोमैटिन दे एग्रीगेट एट वन एंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे फॉर्म ए बुके लाइक स्ट्रक्चर। ये लेप्टोटिन स्टेज में होता है। ये है लेप्टोटिन स्टेज का इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको याद रखना है लेप्टोटिन में क्या हो रहा है। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं जिनका डुप्लीकेशन हुआ है इंटरफेज में वो स्टार्ट हो जाता है इनका सेपरेशन। साथ ही साथ ये स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट जो सारे के सारे जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वह एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक साइड पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बुके स्टेज है। देन नेक्स्ट वन इज लेप्टोटीन के बाद जो सेकेंड स्टेप होती है दैट इज जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन जैसे कि हमने आपको बताया जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो होती है पेयर इस जाइगोटीन में क्रोमोसोम नंबर 4 ही है और डीएनए कॉन्सेंट्रेशन 4 ही है। डीएनए जो होते हैं वो थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं और इसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। नाउ these homologous chromosomal pair they form pair with each other। और ये पेयरिंग पॉसिबल होती है एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स की वजह से जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग करवाता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जिनका सिंथेसिस जीवन और डिप्लोट दैट इज एस फेज में होता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है ये इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है इन सभी के बीच में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है जिस प्रोटीन की वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं और इस पेयरिंग को हम सिनेप्सिस कहते हैं। और यही सिनेप्सिस जाइगोटीन की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, these homologous chromosomal pairs, okay, they it is possible due to the synaptonemal complex between homologous chromosome। और यहाँ पर ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है एक्चुअली इनमें हर एक क्रोमोसोम्स को अगर हम देखते हैं तो वी कैन सी द टू क्रोमैटिड्स। हर एक क्रोमोसोम्स के पास यहाँ पर दो क्रोमैटिड होते हैं मगर ये नजर आते हैं सिर्फ वन की तरह। फॉर एग्जांपल देखिए ये ऐसे। ओके, एक बात आपको बता दें यहाँ पर अगर हम जीन लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और ये क्रोमोसोम या फिर ये जो डीएनए है इफ इट इज पासिंग थ्रू द G1 S एंड G2 फेज उसके बाद इसमें डुप्लीकेशन होकर इसका और एक क्रोमैटिन फॉर्म होगा जिसे हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए सी। और ये इसी का डुप्लीकेट कॉपी होगा इसलिए यहाँ पर भी जीन कैपिटल ए कैपिटल बी ही होगा। ओके,
अब अगला पॉइंट, यहाँ पर जो आपको ये सिंगल कैपिटल ए कैपिटल बी नजर आ रहा है, एक्चुअली वह इस तरह से है, और स्मॉल ए स्मॉल बी जो आपको नजर आ रहा है वह भी एक्चुअली इस तरह से है, मगर इनका कंडेंसेशन इतना नहीं हुआ है कि ये सेपरेटली दो क्रोमैटिड दिखा सके। ओके, तो यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, मगर दिखाई देते हैं एक ही। इस वजह से इस होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर्स को हम क्या कहते हैं? इस होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर्स को हम कहते हैं दैट इज बाइवैलेंट। इसी को हम बाइवैलेंट भी कहते हैं। सो दिस इज द बाइवैलेंट। इसे बाइवैलेंट स्टेज भी कहा जाता है। देन इसे हम कहेंगे जाइगोटीन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगला पॉइंट, अब जैसे कि हमने आपको बताया, इन दोनों बायवैलेंट्स के, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिनेप्टल निमल निमल कॉम्प्लेक्स देखिए किस तरह से है। ये जो येलो येलो कलर के जो आपको फ्रैगमेंट नजर आ रहे हैं, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम के फ्रैगमेंट्स, ये वाले, ठीक है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिन है, और ये भी, ठीक है। देन इनके बीच में दिस पार्ट, अब ये जो हम आपको जिसके बारे में बता रहे हैं, दैट इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इट इज कंसिस्ट ऑफ लैटरल एलिमेंट एंड सेंट्रल एलिमेंट। इसमें सेंट्रल एलिमेंट और लैटरल एलिमेंट होते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला है, दिस वन इज द लैटरल एलिमेंट ऑफ द प्रोटीन। ओके, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के ये दो लैटरल एलिमेंट्स हैं, और ये है सेंट्रल एलिमेंट। तो ये लैटरल एलिमेंट और सेंट्रल एलिमेंट जो है, ये इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करवाते हैं। ओके, यही होता है स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इनमें रेड कलर का जो क्रोमोसोम है उसे हम मैटरनल अगर कहते हैं, तो ये ब्लू कलर का क्रोमोसोम वो कहलाएगा पैटर्नल क्रोमोसोम। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। इसके बाद प्रोफेज में हमने देखा लेप्टोटीन, जाइगोटीन। इनके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है दैट इज पैचिटीन। ये कैसे होती है उसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा जाइगोटीन में, जाइगोटीन इस स्टेज में हमें नजर आया सिनेप्सिस। अब पैचिटीन में क्या होता है उसे देखिए। इन केस ऑफ पैचिटीन यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर सेम है। ओके, द डीएनए कॉन्सेंट्रेशन भी 4C है। पैचिटीन का मेन मकसद होता है क्रॉसिंग ओवर करवाना। व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग ओवर, वो उसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। देख लीजिए, प्रोफेज फेज की बहुत इंपॉर्टेंट फेज दैट इज पैचिटीन स्टेज। और इस पैचिटीन स्टेज की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होते हैं। ये किस वजह से होते हैं? ये होता है ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, जिसे हमने यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड यहाँ क्लियरली नजर आ रहे हैं, मगर जाइगोटिन में ये नजर नहीं आ रहे थे। इस वजह से जाइगोटिन में हम उसे बाइवैलेंट कहते थे, मगर पैचिटीन में हर एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड क्रोमैटिड जो है वह दो दो क्रोमैटिड हर एक क्रोमोसोम के नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से एक होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो पेयर है, सी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे हमने जीन यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है, ये जो होमोलॉगस पेयर है, एक होमोलॉगस पेयर में टोटल दो क्रोमोसोम्स होंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड 4 होंगे। हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर में टोटल 4 क्रोमैटिड होने की वजह से इसे हम टेट्रावैलेंट कह सकते हैं। इसे हम टेट्रावैलेंट कहेंगे। अब इस टेट्रावैलेंट में पैचिटीन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। कैसे होगा ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है, इनका जो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है, सियर, आप सभी को हमने पहले बताया था व्हाट इज मीन बाय सिस्टर क्रोमैटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो है this chromatid or this chromatid, these two chromatids are known as the sister chromatids of each other। इन्हें हम एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ओके, 1 मिनट, किसी ने क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो ये है द क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये कैपिटल ए इनके जो क्रोमैटिड है वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है, और these two chromatids are the sister chromatids of each other। ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है एक दूसरे के, ठीक है। मगर what is mean by non sister chromatid? The chromatids of homologous pair is known as non sister chromatid। ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर
क्रोमैटिड है। ठीक है, सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यानी क्या होते हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक दूसरे के जो सिस्टर क्रोमैटिड है वह एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो जाते हैं। सो अब हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है इसके बारे में। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के पार्ट है इनका एक्सचेंज हो जाता है। सो व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन देखिए इस तरह से है। Crossing over, the process of exchange of non-sister chromatid of homologous chromosome is called क्रॉसिंग ओवर। इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होती है। यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है, isn't it? इनका एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा। नाउ सी हियर, इस तरह से ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और इनके जो क्रॉसिंग की जो पोजीशन है, जहां पर ये एक दूसरे से क्रॉस करते हैं उसे हम काइज़मा कहते हैं, जो डिप्लोटिड में क्लियरली नजर आती है। देन जहां पर ये क्रॉस हुए हैं वहां से इन दोनों का आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया जाता है क्रोमो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का पार्ट। सो इसे ब्रेक करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है इंडोन्यूक्लियेज। और फिर ब्रेक करने के बाद इन दोनों को एक दूसरे के साथ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ अटैच कर देने वाला, बाइंड करने वाला एंजाइम होता है लाइगेज। सो इंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज ये जो है ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स के पार्ट है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है इट परफॉर्म द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर। सो इस तरह से एक्सचेंज हो जाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के पार्ट, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे हम और थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना है तो सी हियर। सो देखिए ये है हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर। इसमें यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी ये जीन हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम कैसे फंक्शन करता है। वैसे तो ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है ये कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड से बने हैं, और डिफरेंट एंजाइम सब यूनिट से ये बने हैं। ठीक है, मगर हमें सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में जानना है जो रिकॉम्बिनेज के सब यूनिट है, वह है इंडोन्यूक्लियेज और दूसरा है दैट इज लाइगेज। इंडोन्यूक्लियस क्या करता है सीयर, अब यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी, जैसे यहाँ पर लिखा है कैपिटल ए कैपिटल बी ये जीन है। सो ये यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी हमने लिखा, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड वाला स्मॉल ए स्मॉल बी जीन लिखा है। ठीक है, सो ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है यहाँ पर उनके अमाइनो एसिड के बेसिस पर हम दो डिफरेंट टाइप्स में से डिवाइड करते हैं, सिराइन रिकॉम्बिनेजेस एंड टायरोसिन रिकॉम्बिनेजेस। हम आपको सिराइन रिकॉम्बिनेजेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी इनके बीच में सियर, यहाँ पर जो डीएनए का जो फ्रैगमेंट है उसे ब्रेक किया जाता है, और यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी के बीच में जो डीएनए, इनका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसे ब्रेक किया जाता है, और ये इंडोन्यूक्लियस के द्वारा ये ब्रेकिंग की जाती है, जो रिकॉम्बिनेज का ही पार्ट होता है। फिर ये ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर क्लीवेज, ये ब्रेक होने के बाद इसे रोटेट कर दिया जाता है, शफल कर दिया जाता है। जो कैपिटल बी है उसके सामने स्मॉल ए को, और स्मॉल बी के सामने कैपिटल ए को अलाइन कर दिया जाता है। और इसके बाद जो लाइगेज एंजाइम है वह लाइगेज एंजाइम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए लाइगेट कर देता है। सो इस तरह से रिकॉम्बिनेज जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जो जो एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है। इसी के वजह से जो गैमेट फॉर्म होंगे, रिकॉम्बिनेंट गैमेट यानी न्यू न्यू कॉम्बिनेशन वाले गैमेट्स फॉर्म होंगे। ओके, सो ऐसे ही टायरोसिन रिकॉम्बिनेज जो है उनमें भी एक हॉलीडेज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेज वर्क करता है और हमें मिलता है क्या, यस हमें मिलते हैं द exchange of non-sister chromatids।
ओके, सो इस तरह से इसे इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। देन एक छोटा सा आपको कभी कभी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, सी, इसे हम आपको समझा दे। देखिए यहाँ पर दो जीन दिए हैं, ओके, स्मॉल ए स्मॉल बी, देन प्लस प्लस, यानी प्लस का मतलब है कैपिटल ए और दूसरा प्लस का मतलब है कैपिटल बी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है टू स्ट्रैंड बट डबल क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर है और यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर है। तो यहाँ के जो पार्ट है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और यहाँ पर सी, इनका आफ्टर मियोसिस एक ही पेरेंटल बनेगा और दो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम होंगे और एक एक पेरेंटल होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है अगर हम जीन लेते हैं तब ये रिकॉम्बिनेंट होता है, अगर हम यहाँ पर सी लेते हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट हो सकता है, मगर यहाँ पर हमने जीन ए और बी को कंसिडर किया है, इस वजह से यहाँ रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा, चारों के चारों पेरेंटल फॉर्म है। देन यहाँ पर ए और बी जीन, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पर तीन डिफरेंट क्रोमेटिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। टू क्रॉसिंग ओवर एंड थ्री स्ट्रैंड, इनके बारे में। और जब सीयर, ये जो पार्ट है सीयर, ये क्रोमेटिड, ये है क्रोमोसोम का पार्ट, जो नीचे वाला होमोलॉगस क्रोमोसोम है रेड कलर का, वह एक्सचेंज होगा स्मॉल ए के साथ बी के जगह पर, यानी ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो गया है। और उसी के साथ ये भी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुआ है, तो दो रिकॉम्बिनेंट और दो पैरेंटल टाइप फॉर्म हुए हैं। अगला अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो थ्री डिफरेंट स्ट्रैंड यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3, और दो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो रहे हैं और इनके वजह से इनका रिजल्ट भी दो पैरेंटल और दो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ये कैसे हो रहा है इसे आपको देखना होगा कि कौन किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, इस पर आपको नजर देना होगा। देखिए ये जो क्रोमोसोम है इनका इन दोनों क्रोमेटिड के साथ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जिस वजह से रिकॉम्बिनेंट ये और ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म प्रोड्यूस, सॉरी ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है बल्कि स्मॉल ए प्लस ये रिकॉम्बिनेंट है और प्लस स्मॉल बी ये रिकॉम्बिनेंट है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। देन फोर स्ट्रैंड डबल क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर भी इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होकर, ओके, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होकर, अब यहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो एक्सचेंज हो रहे हैं, ओके, उनमें चारों के चारों कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट है। देखो कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी, देन दैट इज कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। सो इस तरह से चारों के चारों रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुए हैं। ओके, कभी अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है तो आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, किसके बीच में एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो रहा है, इसे आपको ध्यान देना होगा। सो सो ये था पैचिटिन स्टेज के बारे में, हमने आपको बताया पैचिटिन में क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन में हमने आपको बताया कि डिप्लोटिन में हमें एक सेफ स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे हम काइस्मा कहते हैं। सो ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, इनमें क्या होता है, अब इन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, वह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डीजनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में ये जो ये जो एक्सचेंज, जहां से क्रोमोसोम एक दूसरे को, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ जहां से एक्सचेंज हुए हैं, ये स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से सेपरेट होना, ओके। और ये सेपरेशन होते समय एक दूसरे को ये क्रॉस जहां पे करते हैं, वहां पर एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आता है, ओके। सो इस समय हमें न्यूक्लियोलस जो होता है वह डिसअपियर होते हुए नजर आता है, न्यूक्लियोलस इस प्रोसेस में डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ह्यूमन फीमेल में जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं वह इसी डिप्लोटिन स्टेज में टेम्पररीली अरेस्ट होते हैं कुछ सालों तक, जब तक उनके जो जब तक उनके ओवम नहीं फॉर्म होते तब तक प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं वो टेम्पररी अरेस्टेड रहते हैं डिप्लोटिन स्टेज में इन ह्यूमन फीमेल।
इसे याद रखना होगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्राइमरी oocytes होते हैं ह्यूमन बीइंग में वो डिप्लॉइड होते हैं और वो टेम्परेरी अरेस्ट रहते हैं इस डिप्लोटिंग स्टेज में। इसे आपको याद रखना है। बच्चों लास्ट के 1 मिनट बचा है, फिर से आपको री-एंटर होना है कंप्लीट मियोसिस को डिस्कस करने के लिए। सो अब देखिए अगला पॉइंट, डिप्लोटिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है दैट इज डाइकाइनेसिस। देखिए अब डाइकाइनेसिस आते आते न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों भी कंप्लीटली डिसअपियर होने लगते हैं और इनके इनके डिसअपियर के साथ ही जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर जो होते हैं, क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर्स है उनके साथ ये स्पिंडल फाइबर्स बाइंड होने लगते हैं और कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वह एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक एक्सटेंड होना शुरू हो जाते हैं। सो ये डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इनका नेटवर्क फॉर्म होना शुरू हो जाता है। सो अगला